नमस्कार, स्वागत है आपका लोकसभा टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद। संवाद में इस बार हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी से। जगदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दरअसल अगर बात मैं पश्चिम बंगाल की कर रहा हूं तो पश्चिम बंगाल इन दोनों सुर्खियों में रहता है ममता सरकार के कुछ फैसलों के कारण, कभी राजभवन से टकराव के कारण, कभी केंद्र सरकार से टकराव के कारण और कभी राजनीतिक हिंसा के कारण पश्चिम बंगाल सुर्खियों में रहता है। इसलिए पश्चिम बंगाल की जो सियासत है उस पर राजभवन की खास तौर पर नज़र रहती है। जगदीप धनखड़ जी से मैं बात करूंगा, पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात करूंगा, संघीय व्यवस्था में जो राजभवन की भूमिका है, राज्यपालों की भूमिका है, उसके क्या मायने हैं, उसको भी जानने समझने की कोशिश मैं करूंगा। जगदीप धनखड़ जी, सबसे पहला सवाल तो यही उठता है पश्चिम बंगाल के संदर्भ में कि जो राजभवन की भूमिका है और ख़ास तौर से जो राज्यपाल की भूमिका है पश्चिम बंगाल में, और संघीय व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, उसे आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, देखिए, भारत के संविधान में साफ लिखा हुआ है, राज्यपाल जब शपथ लेता है दैट इज अंडर आर्टिकल 159 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस शपथ के दो हिस्सा है। पहला हिस्सा है राज्यपाल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेगा, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट जो ध्यान लोग कम देते हैं बट इज वेरी सिग्निफिकेंट, ही शैल एवर बी इन द सर्विस ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब आप देखिए, भारत के संविधान में मुख्यमंत्री या अन्य वरिष्ठ लोग जो शपथ लेते हैं उनकी शपथ का हिस्सा होता है दे विल वर्क इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। बट राज्यपाल और राष्ट्रपति की शपथ ऐसी है वेयर फोकस इज ऑन प्रोटेक्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी, तो द obligations of the governor are duly spelled out. Governor has to act within these two parameters. जब से मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बना हूँ जी, एंड आई कैन टेल यू, आई टेक इट एज अ वेरी फॉर्चुनेट डेवलपमेंट कि आज़ादी के बाद जन्मा हुआ मैं पहला राज्यपाल हूँ। जी, आई विल नेवर एवर स्टेप आउट ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस। जी, राज्यपाल का काम है, ही मस्ट हैव पेशेंस, he must engage in persuasion, he must try to keep everyone on the board. पर कहीं भी यदि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात आती है और टू बी इन द सर्विस ऑफ द स्टेट ऑफ पीपल, आई एम श्योर द गवर्नर मस्ट एक्ट। सो दिस इज कैटेगोरिकली स्पेल्ड आउट। आवर फाउंडिंग फादर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैड कम आउट विद दिस कि गवर्नर का रोल क्या होगा। लंबे समय से आज़ादी के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से, कमीशंस के माध्यम से ये चीज़ स्पेल्ड आउट रही है कि गवर्नर का रोल क्या रहेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जी, वीवी गिरी जो देश के राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, वो राज्यपाल भी थे। जब वो राज्यपाल थे तो उनकी स्टेट को प्लानिंग कमीशन ने अलोकेशन धन का कम किया, उनको अच्छा नहीं लगा। वो राज्य की तरफ से नुमाइंदगी करने प्लानिंग कमीशन के पास आए कि मेरे स्टेट को आपने कम क्यों दिया है। राज्यपाल इज एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन द स्टेट एंड द यूनियन ऑल्सो। आप देखिए, हाल में 50th गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस हुई, एक मेजर माइलस्टोन है। जी, जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो कॉन्फ्रेंस के करीब 50 दिन पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि देयर इज अ कॉन्फ्रेंस, यू प्लीज़ फ्लैग द इश्यूज टू मी। आप कोई ऐसे मुद्दे जो उठाना चाहते हैं जो राज्य हित के हैं उन पर आप ध्यान आकर्षित कीजिए, मेरे पास भेजिए, मैं उनका अध्ययन करूंगा और गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस में उठाऊंगा। जब उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया 3 सप्ताह तक, आई सेंट हर अ रिमाइंडर। जब कॉन्फ्रेंस करने में दिल्ली आ गया उस दिन उनका पत्र मेरे पास आया। You will be surprised to learn, pleasantly surprised, जी, कि उन्होंने जो 3 बातें कही थी उन तीनों को मैंने उसी लैंग्वेज के अंदर उठाया। राज्यपाल का दायित्व है कि इफ स्टेट हैज सम कंसर्न इन कनेक्शन विद द यूनियन, राज्यपाल मस्ट टेक अप दैट इशू, जी, एंड आई डिड इट।
exactly in the same language. So it's a very constructive role. It's a role of a critical consequence. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं उनमें एक ये इम्पोर्टेंट चेक एंड बैलेंस है, सो दैट फेडरल स्ट्रक्चर वर्क्स हारमोनियसली। जी जी, लेकिन सर आप चेक और बैलेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में आप चाहे हों, आपको विरोध का सामना वहाँ करना पड़ता है, काले झंडे दिखाए जाते हैं। ममता बनर्जी सरकार राजनीति करने का आरोप राजभवन पर लगाती है। अगर मैं पश्चिम बंगाल से निकल के चलूँ केरल की तरफ, तो हाल में हमने देखा कि वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब के साथ देखिए जो सलूकी हुई। मुझे तो आप पश्चिम बंगाल तक ही मनोज जी सीमित रखिए। जी, आपकी बात सही है कि कुछ घटनाक्रम 5 महीने में ऐसा हुआ है जो दिल को दुखी करता है। जी, जैसे यदि अगर राज्यपाल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड विधानसभा के अध्यक्ष को सूचना देकर जाता है और विधानसभा का गेट बंद मिले, जी, तो ये अच्छा नहीं है। इट सेंड्स अ वेरी रॉन्ग सिग्नल। ये डेमोक्रेसी के ऊपर एक काला धब्बा है। ये 5 दिसंबर को हुआ। जब ये हुआ तो मेरे मन में बड़ी भारी पीड़ा हुई कि इस धब्बे को कितना जल्दी मैं साफ करूं। आई गोट इनटू द मोड, परसुएसिव मोड, रीजनिंग मोड, और 17 दिसंबर को जब मैं विधानसभा गया, गेट भी खुला था और मैंने हिस्टोरिक पश्चिम बंगाल की विधानसभा को देखा। जी, यदि अगर कहीं कुछ गड़बड़ होगी, किसी की भी गलती से, किसी के भी इंडिस्क्रिशन से, राज्यपाल का ऑब्लिगेशन है नॉट टू लुक इनटू दोज होल्स बट टू सी सिचुएशन इज रिपेयर्ड। अदरवाइज लेट मी टेल यू, ये बहुत सीरियस डेवलपमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गोज टू द लेजिस्लेचर जी, एंड द गेट इज लॉक्ड। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनते ही 2015 में की। जी, अब देखिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अपनी ही विधानसभा में, अपने ही स्टेट में राज्यपाल पूर्व लोकसभा अध्यक्ष की बात बोलेगा, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात बोलेगा, 2 पूर्व राज्यपालों की बात बोलेगा, एक पूर्व राज्य के मुख्य न्यायाधिपति के पास बोलेगा। फिर भी कई बार गलत संकेत न देने के लिए खून की घूंट पीनी पड़ती है। जी, मैं गया, पर मैं इस चीज़ को उचित नहीं मानता। जी, इट अ सीरियस एक्ट ऑफ impropriety. The protocol provides that governor of the state will address the assembly in precedence to everyone else. जी, और ये सब कुछ होने के बाद भी भारतीय डेमोक्रेसी एक जीवंत डेमोक्रेसी है, दुनिया को बड़ा संकेत देने वाली डेमोक्रेसी। जी, मैं बात इसीलिए कर रहा हूँ, मैंने बात पश्चिम बंगाल से केरल तक या दूसरे राज्य, मैंने इसीलिए बात की कि संघीय व्यवस्था में जो राज्यपाल की भूमिका है वो एक, जैसा आपने कहा कि हमारा एक प्रकार से संविधान का रक्षक है राज्य में, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं राज्यपाल हमारे राजभवन में, राज्य में। अगर किसी राज्यपाल के साथ, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के साथ उसे विधानसभा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, यूनिवर्सिटी में अगर वो जाता है तो उसे काले झंडे दिखाए जाएं, ये क्यों स्थिति है पश्चिम बंगाल में? देखिए, क्या आप खून के घूंट पी लेते हैं कभी कभी? क्यों खून के घूंट पीना पड़ता? आखिर ममता सरकार को क्यों ऐसा टकराव है आपसे? मैं मानकर चलता हूँ और मैं स्पष्ट मत है मेरा, जी, ममता जी की ममता मुझे निश्चित रूप से मिलेगी। मेरा प्रयास रहेगा, मैं उस प्रयास को कम करने वाला नहीं हूँ। वो एक अनुभवी नेता हैं, शी इज़ अ चीफ मिनिस्टर फॉर अ सेकेंड टर्म, बट एट द सेम टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के जो ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे कुछ मुद्दे उन्होंने उठाए बिल्स के बारे में, जी, अब एक पक्ष को बार बार मीडिया में देना बिना पूरी जांच पड़ताल के अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री के पास एक लंबी चौड़ी मंत्रियों की फौज है, वो आए दिन कोई इनको बयान दे सकते हैं। राज्यपाल के पास ऐसी कोई फौज नहीं है। राज्यपाल को मीडिया से जितना दूर रहे अच्छा है, पर यदि अगर एक नैरेटिव सेट अफ्लोट है और कि राजभवन की वजह से ये गलत हो रहा है, तो निश्चित रूप से राज्यपाल को बेबसी में बोलना पड़ता है। मुझे ये कहना पड़ा
I don't delay any legislative work, but I am not a rubber stamp. जी I am not a post office. I will have to apply my mind. लेजिस्लेटिव वर्क की सीरियसनेस है. यदि राज्यपाल के पास कोई लेजिस्लेटिव वर्क आया है, आइदर फॉर सीकिंग असेंट और अ फाइनल कंसेंट, ही हैज़ टू अप्लाई द माइंड. पश्चिम बंगाल के अंदर मैंने किसी भी लेजिस्लेशन के मामले में कोई देरी नहीं की है, पर जहाँ सरकार की तरफ से इनपुट नहीं आया, बार बार कहने पर इनपुट नहीं आया, तो मैं उसको दूसरे लेवल पर ले जाता हूँ और राज्य के मुख्य सचिव को मेरा सचिव लिखता है कि आप इसमें दखलंदाजी कीजिए. जब तब भी नहीं आता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से राज्य के मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूँ जी. पर मैं मानकर चलता हूँ कि हालात 2020 में बेटर होंगे. आई वॉन्ट टू फॉरगेट 2019. जी वाई आई विश टू फॉरगेट कि मैं यदि अगर आपको ये कहूँगा कि इतनी कमियाँ रखी हैं, दैट विल नॉट बी अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच. बट आई वुड ऑलवेज वॉन्ट दैट it is not important how you deal with Jagdeep Dhankar, जी but it is important how you deal with the constitutional head, and that's a serious obligation. मैं आपको बताता हूँ, देखिए, मैं हर चीज़ के अंदर बहुत बारीकी से ध्यान देता हूँ कि किसी भी मेरे कदम से राज्य के मुख्यमंत्री की गरिमा कम न हो. 25 दिसंबर को भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर हिस्टोरिक राजभवन में उनके पोर्ट्रेट का अनवीलिंग हुआ. जी 27 नवंबर को इसकी परिकल्पना की गई. जब 27 नवंबर को इसकी परिकल्पना की गई, उसी दिन मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और अनुरोध किया कि आप शायद सबसे ज़्यादा सक्षम हैं इस महान स्टेट्समैन का पोर्ट्रेट अनवील करने के लिए. मैंने सकारात्मक कदम उठाया. जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई मैसेज नहीं दिया और सरकार की तरफ से कोई नहीं आया, मंत्री या अधिकारी, मन तो खट्टा हुआ है. एंड आई डिड नॉट रिलीज इट. जब भी 1-to-1 उनसे मुलाकात होगी मैं कहूँगा, क्योंकि ऐसा कोई मौका नहीं देखा सार्वजनिक रूप पर जब वो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के पक्ष में बहुत कुछ नहीं कहती हैं. उनके राजनीतिक जीवन में अटल जी का बहुत ज़बरदस्त योगदान है. ये मनोज जी आपको मेरे से ज़्यादा पता है. बट वी मस्ट मेंटेन वेरी हाई स्टैंडर्ड्स. The relationship between the governor and chief minister should not be at political plane. That relationship has to be at a statesmanship approach. और कई बार क्या है कि गलतफहमियां पाल लेते हैं, रस्सी को सांप समझ लेते हैं. That's not a good approach. राज्यपाल किसी भी तरीके से ऐसा कदम नहीं उठा सकता जो लक्ष्मण रेखा के बाहर है. जी एज राज्यपाल मैं भारत के संविधान की मुट्ठी में हूँ. द ओनली स्क्रिप्ट आई नो इज द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उस स्क्रिप्ट के बाहर मैं नहीं जा सकता. जी पर उस स्क्रिप्ट में मुझे कोई ये कहे कि आप राज्य में कहाँ जाओगे वो सरकार से पूछ कर जाओ, आई कांट यील्ड. व्हाट विल हैपन टू माई ओथ? आई विल गो टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल at my discretion, at my judgment, without taking any permission. जिस दिन मैं ये करूँगा, I will be outraging my oath. जी और मैंने ध्यान आकर्षित कराया है. आप देखिए बड़ी भारी पीड़ा होती है, बट वी हैव टू बी इन पॉजिटिव फ्रेम. जी वरना राज्य का मुख्यमंत्री यदि अगर ये कहे लगातार that governor is running a parallel government, in democracy it's a very serious charge. I fail to understand what kind of parallel government am I running. But इस issue को I will iron out.
I will discuss, debate with her. मैंने ओपन इनविटेशन किया, जब फ़ोन करने के बाद, पत्र लिखने के बाद नहीं हुआ, that I am prepared to have dialogue, discussion, deliberation with the Honorable Chief Minister at any place, at any time, because democracy can function only with dialogue. उसका नतीजा ठीक निकला है जी। राज्य के मुख्य सचिव मिलने आए, राज्य के महानिदेशक आए पुलिस के, और राज्य के वरिष्ठ मंत्री मिलने आए, चर्चा हुई तो एक रास्ता खुला है, एक नई किरण दिखाई दी है। और इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूँ कि 2019 में जो कुछ कमियां थी वो 2020 में नहीं होंगी। पर मीडिया में भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, राज्यपाल रोज़ रोज़ अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता जी। ये जो नैरेटिव लगातार एफ्लोट किया जाता है that the governor is at loggerheads with the government, ये रिवर्स में है। राज्यपाल is not at the loggerheads, it may be the other side, but 2020 में मेरे को दो बातों का पक्का अंदाज़ा है कि 2019 में पश्चिम बंगाल में हमने वायलेंस देखा, पीड़ादायक वायलेंस देखा, रेल के ऊपर पत्थर देखा, रेलवे स्टेशन टॉर्च होती हुई देखी, पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाते हुए देखा। ये 2020 में नहीं होगा। कारण देखिए कौन सी भूमि है, पूरे देश में इससे ज़्यादा कल्चरल डेप्थ वाली, कल्चरल रिच वाली कोई भूमि नहीं मिलेगी। जी, मैं धनखड़ साहब आपसे ये समझना चाहता हूँ कि आपने जितनी चीज़ें बताई, पूरा देश देख रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार और राजभवन के बीच किस तरह का व्यवहार हो रहा है। एक सरकार अपने यहाँ राज्यपाल के साथ कैसा व्यवहार करती है वो दुनिया देख रही है। मैं ये समझना चाहता हूँ आखिर ममता बनर्जी सरकार या खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत अनुभवी राजनेता हैं, ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? क्या वजह क्या है? आप क्या समझे इतने दिनों में? क्या राजनीति है? देखिए, क्या दिल्ली से शिकायत है? किससे शिकायत है उन्हें? देखिए, इस प्रश्न को तो आपको किसी और से पूछना पड़ेगा जी। पर मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं कभी भी सार्वजनिक रूप से मुद्दा नहीं उठाता। पहली बार, जैसे सरकार के करोड़ों रुपए के विज्ञापन जिसमें माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके साइड में मुख्य सचिव बैठे हैं, उनके साइड में राज्य के पुलिस महानिदेशक बैठे हैं, वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, वो हर अखबार में आते हैं, प्रिंट मीडिया में आता है वो ऐड, वो टेलीविजन्स पर आता है, लंबा ऐड आता है और कहता है हम सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को का विरोध करेंगे। जी। एक मौलिक मुद्दा उठता है, क्या सरकार सरकारी खजाने का उपयोग भारत की सदन द्वारा निर्मित कानून के खिलाफ मिशन मोड में कर सकती है? क्या कैंपेन कर सकती है? मेरा स्पष्ट मत है ऐसा नहीं हो सकता। ये एक बहुत गंभीर लैप्स है। चूंकि अब ये राज्य के उच्च न्यायालय के समक्ष है और इसके ऊपर पूरा स्टे दिया गया है, इस पर मैं ज़्यादा विवेचना नहीं करूँगा। पर सबसे पहले इस मुद्दे को मैंने उठाया, पहले इनफॉर्मली, फिर पत्र द्वारा, फिर सार्वजनिक रूप से, कि इन डेमोक्रेसी वी कैन नॉट यूज पब्लिक फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट टू लीड एन एजिटेशन, टू प्रमोट एन एजिटेशन इन मिशन मोड अगेंस्ट लॉ ऑफ द लैंड. That is my duty under Article 159 to protect the Indian Constitution, and that I am required to do. Therefore, I did it. ऐसा जरूरी था, इसलिए किया गया। जी। लेकिन एक सवाल और उठ रहा है, मैं बात कानून पे, संविधान पे लेके जा रहा हूँ, केवल पश्चिम बंगाल में नहीं। संसद से एक बिल पारित हुआ, सिटीजन अमेंडमेंट बिल पारित हुआ, राष्ट्रपति जी ने उस पर हस्ताक्षर किए और वो कानून बना। आज ममता बनर्जी सरकार, ममता बनर्जी खुद कहती हैं कि CAA लागू पश्चिम बंगाल में नहीं होगा। NRC का वो विरोध करती हैं, हालांकि NRC की बात अभी सिर्फ लागू करने तक सीमित है। उनके इस आचरण को, या कुछ और राज्य हैं जहां से इस तरह की आवाज़ें उठ के आती हैं कि हम केंद्र द्वारा पारित उस बिल को, उस कानून को नहीं मानेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे, इसे आप कैसे देखते हैं लोकतंत्र में? मेरा स्पष्ट मत है, चीफ मिनिस्टर has taken an oath
under the Indian Constitution. जी That oath is she will act as per Indian Constitution, which means she will believe in the laws made by the Indian Parliament. ये कानून जो बना सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जब बिल पास हुआ, दोनों सदन में, राज्यसभा और लोकसभा में एक लंबी चौड़ी पार्टिसिपेटरी डिबेट हुई। जी महामहिम राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये नोटिफाई हुआ, इट इज लॉ ऑफ द लैंड। वंस इट इज लॉ ऑफ द लैंड, मैंने इश्यू को फ्लैग किया दैट एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सड़क पर आकर आंदोलन नहीं कर सकती। उसका दो रिएक्शन आए। एक रिएक्शन वरिष्ठ संसद सदस्य का आया बाय वे ऑफ अ ट्वीट, सेकंड उनकी पार्टी की तरफ से आया। तृणमूल कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मुझे एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री की हैसियत से ऐसा नहीं कर रही हैं जी वो टीएमसी के नेशनल प्रेसिडेंट की हैसियत से ऐसा कर रही हैं। मैंने लिखित में कहा है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब आप भारत के संविधान की ओथ लेते हैं तो उस ओथ को आप आधी नहीं ले सकते, उस ओथ को सब्जेक्ट नहीं कर सकते कि आई एम टेकिंग दिस ओथ सब्जेक्ट टू दिस। कल मैं कहूँ कि आई हैव टेकन ओथ ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, but that is subject to some other role which I may play in some societal organization. That can't happen. तो ये नहीं है। मेरी स्पष्ट मान्यता है, anyone who has taken constitutional oath, that oath is supreme. Any violation of that is impermissible. भारत का संविधान, मनोज जी, आपको प्रोटेस्ट की इजाज़त देता है। ये एक बहुत वैल्यूबल राइट है। डेमोक्रेसी इसी पर जीवित है कि किसी भी व्यक्ति का ये लगे कि मुझे इस बात पर प्रोटेस्ट करना है। समस्या वहाँ होती है जब वो प्रोटेस्ट कानून से टकराता है। यदि अगर वो प्रोटेस्ट आपके अधिकारों के ऊपर अंकुश डालता है या किसी और के अधिकार पर अंकुश डालता है और आपराधिक हो जाता है तो वो गलत है। पर इससे ऊपर उठने वाला वो है कि कुछ लोगों को ये अधिकार ओथ की वजह से नहीं है। जी ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक बात और, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई है कि केरल विधानसभा ने जो प्रस्ताव नागरिकता संहिता कानून के खिलाफ पारित किया, पश्चिम बंगाल इसे आप की कैसे बात देखते हैं? कीजिए। क्योंकि ये विषय भी संविधान से जुड़ा हुआ है। खैर, मैं पश्चिम बंगाल की बात करूंगा। सवाल बहुत सारे पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल राजनीतिक हिंसा के कारण देश भर में सुर्खियों बटोरता है या बनता है, सुर्खी में आता है। क्यों आता है, क्यों राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल में होती है, मैं इसे भी समझने की कोशिश करूंगा। और कई पहलू हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति से। आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद, और संवाद में इस बार हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी से। जगदीप जी, आपका ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। तमाम तरह के सवाल उठते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर। बात विकास की भी आती है, बात एजुकेशन की भी आती है, लेकिन पश्चिम बंगाल विकास या एजुकेशन से ज़्यादा राजनीतिक हिंसा के लिए सुर्खियां देश में बटोरता है। ये सुर्खियां बटोरना मैं कोई सकारात्मक नहीं मानता। एक तरह से लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए और उसके बाद जिस तरह की हिंसा हुई, राजनीतिक हिंसा चुनाव के दौरान समझ में आती है, लेकिन परिणाम आने के बाद हिंसा हो और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाए, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा है। जी, जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, हर फेज़ के अंदर पश्चिम बंगाल सुर्खियों में वायलेंस की वजह से रहा। राज्यपाल बनने के बाद मैंने कोई मौका नहीं चूका जहां मैंने जनता को ये आह्वान नहीं किया हो कि आई लुक फॉर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल विच विल बी नोन एज द मोस्ट पीसफुल स्टेट इन द एंटायर कंट्री। हमें ये कलंक धोना है, क्योंकि यदि अगर हिंसा पश्चिम बंगाल में है तो उसके दो बहुत मेजर कारण हैं। इट कैन हैपन एनीवेयर बट वाई इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल? जी, परमहंस जी की लैंड है। जस्ट इमेजिन, विवेकानंद जी, माँ शारदा, सिस्टर निवेदिता, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, एनी नंबर ऑफ देम। किसी ने तो ये नहीं कहा कि आप वायलेंस का रास्ता अपनाओ। टू टेक टू वायलेंस इज नॉट गुड।
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में गवर्नर होने के नाते मैं बहुत वाइस चांसलर हूँ। जी। सबसे पहले मैंने सभी चांसलर्स को बुलाकर चर्चा की और चर्चा कर कर मैंने संकेत दिया कि वी मस्ट कन्वर्ट आवर यूनिवर्सिटीज इन टेम्पल्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि किसी भी देश को बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका है, बिना बुलेट के बर्बाद कर सकते हो, इफ यू डिस्ट्रॉय इट्स एजुकेशन सिस्टम। पश्चिम बंगाल हैज़ वेरी रिच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। 2019 एक तरीके से हमारे लिए अच्छा रहा है जी। जादवपुर यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बढ़ी है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बढ़ी है, IIM कलकत्ता की बढ़ी है, IIT खड़गपुर की बढ़ी है। पर जो घटनाक्रम पीड़ा देता है वो ये देता है कि राज्य सरकार ने ऐसे नियम बना दिए जैसे पूरी तरह से राजनीति का DNA एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्रवेश कर गया हो। आप कल्पना नहीं कर सकते। और देश के अनेक एकेडमिशियंस ने, फॉर्मर वाइस चांसलर्स ने पीड़ा जाहिर की है मेरे से चर्चा कर कर। यदि राज्यपाल किसी एज वाइस चांसलर किसी चांसलर से बात करना चाहे या पत्र लिखना चाहे तो आपको पता है नियम क्या है? दैट लेटर कम्युनिकेशन विल हैव टू बी रूटेड थ्रू सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट। जी। और यदि अगर वाइस चांसलर से बात करना चाहे या पत्र भेजना चाहे उधर से करेगा। दिस कांट हैपन, दिस इज आउटरेजियस, दिस इज नॉट सिविलाइज्ड, दिस इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। मेरा प्रयास रहेगा कि इसमें बदलाव आए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा 25 दिसंबर को। मैंने लिखा कि 2 दिन तक मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में गया, 2 दिन तक मैं अपना कार्य करने गया, 2 दिन तक मुझे कन्वोकेशन में जाना था, कोर्ट की मीटिंग में जाना था, मैं वहाँ अटेंड नहीं कर पाया। इसलिए अब आप और हम मिलकर इस मामले का हल निकालें जी। वरना इससे शिक्षा जगत के ऊपर दूरगामी एक बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ता है और इसके दूरगामी दुष्परिणाम निकलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 दिसंबर को इसका जवाब दिया, एक बहुत सकारात्मक रुख अपनाया। आई वॉज हैप्पी एंड डिलाइटेड। जब मैंने आपको कहा कि 2020 की तस्वीर अलग होगी, उसके अंदर 2019 में जो कमियां थी वो नहीं दिखेंगी, मैं इसी पत्र से कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्री आपसे इस विषय में चर्चा करेंगे। वो चर्चा हुई है। इससे आई सी रे ऑफ होप कि अब हम हालात को आगे बढ़ाने की स्थिति में आ जाएंगे। मैंने सभी वाइस चांसलर्स की मीटिंग 13 जनवरी को बुलाई है ताकि उनसे चर्चा कर सकूं, उनसे पता लगा सकूं क्या है। और मेरा स्पष्ट मानना है विश्वविद्यालय के मामले में सरकार का राज्यपाल एज चांसलर रोल बहुत सीमित है। उन दोनों में ये नहीं होना चाहिए कि हु इज द बिग वन, कि चांसलर है या सरकार है। दोनों का लिमिटेड रोल है। दे मस्ट नॉट क्रॉस द लिमिट्स एंड लेट यूनिवर्सिटीज बी ऑटोनोमस, लेट देम फंक्शन अबाउट इट। एक नई जो बहुत बड़ी बीमारी पैदा हो गई है कि मतभेद होते ही युद्ध चालू हो जाता है। वी हैव टू लर्न टू डिसएग्री विद ग्रेस। एक का एक विचार हो सकता है, दूसरे का दूसरा विचार हो सकता है। विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थाओं में विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। विचारों का टकराव हो सकता है, पर वो टकराव इतना नहीं हो सकता जिससे कि एक एनमिटी ज़्यादा हो, जिससे कि वातावरण बिगड़ जाए, जिससे हिंसक प्रवृत्ति आगे बढ़ती रहे। दूसरा, विश्वविद्यालय के अंदर पॉलिटिक्स की एंट्री खतरनाक है। लेट द स्टूडेंट्स एक्सप्लॉइट देयर टैलेंट, गेट द फ्रूट्स ऑफ देयर लेबर। पर ये जो पॉलिटिसाइजेशन है ये खतरनाक है, और ये पॉलिटिसाइजेशन मैं नहीं कह सकता कि पश्चिम बंगाल में नहीं है जी। तो मेरा प्रयास रहेगा टू ब्रिंग एन एंड टू इट इन कोऑपरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। और मुझे उम्मीद है वी विल सक्सीड। ऐसा मुझे लगता है। आपको उम्मीद है चीज़ें ठीक हो जाएंगी 2020 में, हम भी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जो ज़मीन पर चीज़ें दिखती हैं, जो देश देख रहा है कि आज राजनीतिक हिंसा की बात मैं पश्चिम बंगाल में कर रहा हूँ,
अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल की पुलिस की जगह आपको सीआरपीएफ की सुरक्षा में रहना पड़ता है, ये स्थिति क्यों बनती है? देखिए, मेरा ये मानना है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल की पुलिस को आप ये मानिए कि ये जो सिक्योरिटी का एंगल है, ये निर्णय मैं नहीं लेता हूँ जी और सिक्योरिटी के मामले में कभी चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। क्यों सिक्योरिटी किसकी होती है, कौन करता है, ये निर्णय संबंधित व्यवस्था को ही लेना चाहिए। ममता बनर्जी रेल मंत्री थी, वो राज्य की मुख्यमंत्री बनी, महीनों तक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स उनकी रही वहाँ पर, और मैं चाहता हूँ कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए इसके ऊपर। अभी है उनके यहाँ। सिक्योरिटी इज एन इश्यू विच मस्ट बी आउट ऑफ डेट। जी बट लेट मी टेल यू फर्मली एंड फाइनली, एज गवर्नर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इस विषय पर मैंने यदि अगर कोई चर्चा की है तो सिर्फ राज्य सरकार से की है। जी मेरा पहला प्रयास रहेगा that I must be foot soldier for the state of West Bengal. I will do everything to see that the state of West Bengal should be on incremental rise. मैं 16-17 घंटे रोजाना काम करता हूँ। मैं किसी भी डेलीगेशन को, किसी भी व्यक्ति को मिलने से मना नहीं करता। सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, शैक्षणिक कार्यक्रम हो, मैं सब अटेंड करता हूँ। थोड़ा मन दुखी होता है जब पहली यूनिवर्सिटी मेरे कार्यक्रम को रद्द कर देती है इजाज़त लेने के बाद, दूसरी कर देती है, तीसरी कर देती है, चौथी कर देती है, पांचवी कर देती है। जब छठी करती है, then I raised a serious grievance. Then I get in touch with the government and everyone. ये नहीं हो सकता। चांसलर के कहने के बाद वाइस चांसलर बिना चांसलर से चर्चा किए हुए यदि अगर कार्यक्रम जो महत्वपूर्ण है, फॉर्मल नेचर के हैं, रद्द कर देता है, विच मीन्स दे आर इन पॉलिटिकल केज, जी they are in political captivity, they are being remote controlled by politics, and that is absolutely devastating for the education scenario. और मेरा मानना है that I as constitutional head have a role. Chief Minister as executive head has a much bigger role, but we must work for betterment of education. ऐसा होगा, मेरा मानना है। दूसरा देखिए, नहीं सर, बेटर कैसे होगा? अगर मैं कुछ योजनाओं की बात करूं, देखिए मैंने दिल्ली से कोई बिल पास होता है, केंद्र सरकार बिल पास करती है जनता के हित में, उसे मना करती है पश्चिम बंगाल की सरकार। देखिए, अगर केंद्र सरकार कोई कल्याणकारी योजना शुरू करती है, किसान सम्मान निधि की योजना शुरू की, पश्चिम बंगाल सरकार कहती है हम लागू करेंगे नहीं उसे। देखिए मैं बताता हूँ मनोज जी, मेरे साथ एक बड़ी विचित्र घटना हुई। जी 3 महीने में राज्यपाल के पास 3000 एप्लीकेशंस मेडिकल असिस्टेंस की आ गई। जी राज्यपाल के पास कोई बहुत बड़ा फंड नहीं होता है, एक छोटा सा फंड होता है। यदि अगर मैं सबको समान रूप से दूं तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। पर मैं चिंतित हो गया कि एक तरफ तो केंद्र सरकार का आयुष्मान भारत है, जिसकी दुनिया भर में सराहना हो रही है, और जो कहते हैं कि एक परिवार को 5 लाख तक की मदद मिलेगी। तो मैंने तुरंत पता किया, बोला राज्य में आयुष्मान भारत लागू नहीं है। तो मेरे मन में पीड़ा हुई कि राज्य की जनता का जो लेजिटिमेट हजारों करोड़ का फायदा हो सकता है, उसको आखिर सरकार ने मना क्यों किया? दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। फिर मैंने देखा कि आपकी व्यवस्था क्या है। तो आपकी व्यवस्था की खामी यह है कि राजभवन तक तो बहुत कम लोग आ सकते हैं, और 3 महीने में 3000 एप्लीकेशन आने का एक बहुत बड़ा संकेत है। दैट समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग। I went public at a conference of doctors. I said, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के लोगों की सेवा करना मेरी शपथ का हिस्सा है। उस हिस्से के तहत जो आर्टिकल 159 में स्पेल्ट आउट है, मैंने कहा वी मस्ट हैव रीलुक एट इट। यदि अगर आयुष्मान भारत के अंदर केंद्र सरकार का बड़ा अंश है, उसका फायदा पश्चिम बंगाल की जनता को निश्चित मिलना चाहिए। जब मैं आज आ रहा था, मुझे हैरानी हो गई कि किसान को
गरीब किसान जो इतनी परेशानी में रहता है, जिसके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान निधि का कार्यक्रम किया गया है, पीरियोडिकली मिलता है, उसकी हालत ग्रेजुअली सुधरेगी। पश्चिम बंगाल में मुझे बताया गया संख्या ज़्यादा भी हो सकती है कि 70 लाख है, अब उनको कुछ नहीं मिलता है। तो यदि अगर संघीय ढांचे का हिस्सा होते हुए, while living in the country as part of the country which West Bengal and all states are, and there is a scheme of the central government, और आप उसको लागू न कर कर उस गरीब फार्मर का नुकसान कर रहे हैं, ये तो उचित नहीं है। दूसरा, इससे पूरी इकोनॉमी के ऊपर भी विपरीत असर पड़ता है। The amount these 70 lakh people will get several times a year and year after year will get into economy. It will be on the rise. तो मैं ये कहता हूँ कि राज्य टकराव की राजनीति केंद्र के साथ नहीं कर सकता। राजनीतिक दल क्या करते हैं उससे मेरे को सरोकार नहीं है जी। राजनीतिक दल अपना मंतव्य रख सकते हैं, अपना एजेंडा रख सकते हैं। दे कैन गेट इनटू एजिटेशन मोड, दे कैन गेट टुगेदर, व्हाटएवर दे डू, दैट्स नॉट माय कंसर्न। पर मेरा कंसर्न है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल कैन नॉट बी इन अ पोजिशन टू ignore welfare schemes of the central government which are beneficial to the people of state of West Bengal. और ऐसा होता है तो मैं लक्ष्मण रेखा पार नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी शपथ में है आई विल सर्व द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी. आई विल बी फेलिंग इन माई कैपेसिटी if I can't give them their due. And the first step to give them their due is I will appeal to the state government. They must have no issue on this. They must fall in line and act accordingly. दूसरा क्या है कि जो बड़ी चिंता का विषय है, लंबे समय के बाद वहाँ पर पुलिस राजनीति के अंदर प्रवेश कर गई है, ये चिंता का विषय है जी। दिस मैं समझता हूँ बड़ा चिंता का विषय है। दिस शुड बी curtailed, क्योंकि पुलिस व्यवस्था निर्भीक हो, निश्चित हो और किसी भी राजनीतिक एंगल के दबाव में न आए। पर यदि अगर ये राजनीतिक कार्यकर्ता से भी आगे बढ़कर राजनीतिक गतिविधियों में आते हैं तो पीड़ा होती है। तो मैंने ये मुद्दा उठाया और मैं कटिबद्ध हूँ इसके लिए कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था मजबूत तभी होगी जब फेयरलेस इलेक्शन होगा, फेयर इलेक्शन होगा, और फेयर इलेक्शन होने के बाद मतदान किसने किस रूप में किया है उसका कोई दुष्परिणाम नहीं होगा जी। ये हिंसा निरंतरता से वहाँ होती रही है। बाई इलेक्शंस हुए, उनके अंदर भी इस प्रकार की बातें देखने को आई, जो 3 बाई इलेक्शन हाल में हुए। मैं मानकर चलता हूँ एक सुव्यवस्थित रूप से चुनाव आयोग को भी ध्यान देना चाहिए कि राज्य में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अति आवश्यक है कि हर परिस्थिति में फ्री फेयर इलेक्शन हो एंड अ वोटर should never face consequences of exercising his or her right of vote. जी लेकिन आप सर फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं, देखने में आता है कि जो अगर बीजेपी का कार्यकर्ता है या कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, उनको भी निशाना बनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री वहाँ अगर दौरे पे जाते हैं तो उन पे हमला किया जाता है। इस तरह की घटनाएं भी सामने आती हैं। मनोज जी, मैं इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स पर नहीं जाऊँगा, इंडिविजुअल इंस्टेंसेस पर नहीं जाऊँगा। मैं एक बड़ी पिक्चर को देख रहा हूँ, उस बड़ी पिक्चर में मुझे कुछ कमियां नज़र आती हैं, तो मैं ध्यान आकर्षित इसलिए करता हूँ क्योंकि आप मानकर चलिए पश्चिम बंगाल की जो रिचनेस है वो इतनी ज़बरदस्त है, और ये मैं कहता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ, वी हैव सो मच पोटेंशियल ऑफ टूरिज्म ऑन अकाउंट ऑफ रिच कल्चरल वेल्थ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड
कि सिंगापुर, न्यूजीलैंड, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और इटली को इधर आप एक तरफ रख दें, पश्चिम बंगाल का पलड़ा भारी होगा। वी ओनली हैव टू एक्सप्लॉइट। लेकिन सर अभी तो तस्वीर ऐसी उभर के सामने आती है, आपने कहा आप लक्ष्मण रेखा नहीं लागेंगे, लेकिन सीमा रेखा से लांग कर बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं। देखिए, उद्योग धंधे चौपट, ऐसी खबरें आती हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि अच्छे हालात होंगे जी, लोगों के समझ में आ रहा है, प्रशासन के भी समझ में आ रहा है, और ये ज़रूरी है, क्योंकि यदि अगर अब इन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो पश्चिम बंगाल का ऐत है। एंड टू एंश्योर दैट, मुझे लगता है कि everyone will have to be on the same boat। और जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि भय का वातावरण भयानक होता है, मेरी स्पष्ट मान्यता है कि यदि अगर किसी भी समाज में मेजॉरिटी लोग साइलेंट रहते हैं, लंबे समय तक साइलेंट रहते हैं, तो फिर हालात ऐसे हो जाते हैं कि उनको साइलेंस कर दिया जाता है, और वो डेमोक्रेसी के लिए कभी ठीक नहीं है। जी, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट पीपल ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, वो लोग हैं, मैक्सिमम पीपल इन सेलुलर जेल एट पोर्ट ब्लेयर आर फ्रॉम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। पीपल हु fought फॉर फ्रीडम ऑफ द कंट्री, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज़ बीन एट द फोरफ्रंट। और मैं मानकर चलता हूँ कि 2019 के अंदर जो दो प्रमुख घटनाएं हुई हैं, उनमें स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का बहुत बड़ा हाथ है। भारत के संविधान से अनुच्छेद 370 का हटना, उसकी शुरुआत किसने की? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे पहले शुरुआत की, एक नारा दिया, ही लेड डाउन हिज लाइफ फॉर इट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो निर्माण हुआ शांति निकेतन और कला निकेतन में हुआ, और नंदलाल बोस ने जो स्क्रिप्चर्स लिखे वहाँ, जो मिनिएचर्स आए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हाउ इट वाज क्राफ्टेड, इट वाज देयर। तो जिस प्रांत ने इतना कुछ दिया है देश को, जिस प्रांत ने देश को सच्चाई का रास्ता दिखाया, जिस प्रांत में इतने बड़े बड़े महानुभाव रहे हैं, वो प्रांत बहुत लंबे समय तक इस प्रकार के बीमारी से ग्रस्त नहीं हो सकता। जी, वहाँ सवेरा होना निश्चित है, लोग पीड़ा को समझेंगे, और ये मेरा ड्रीम है कि पश्चिम बंगाल का नवयुवक ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के रास्ते पश्चिम बंगाल में ढूंढे। जी, और वो शुरुआत तब होगी जो जिन बातों की ओर मैंने संकेत दिया है, उनमें एक सुधारवादी रास्ते की ओर हम बढ़ेंगे, एंड दैट विल हैपन। फिलहाल क्या है कि लंबे समय से कुछ प्रक्रिया ऐसे हो गई संविधान की अनदेखी, जो मेरे लिए पीड़ादायक है। माननीय मुख्यमंत्री का दायित्व है कि वो राज्य के राज्यपाल को संविधान की भावना के अनुरूप समय समय पर ब्रीफ करें, और प्रमुख घटनाक्रम कोई प्रांत में हो जाए तो निश्चित रूप से ब्रीफ करें। अब तक ब्रीफ न करने का मतलब ये हो सकता है कि कोई प्रमुख घटना हुई नहीं है, पूरा अमन चैन है, पर ऐसा तो नहीं है। जी, घटना भी हुई है, और अमन चैन की भी बहुत बड़ी कमियां रही हैं। शी हैज़ टू परफॉर्म हर ड्यूटी। सर आखिरी बात, आमतौर पर यह माना जाता है कि जब जनता किसी सरकार से निराश होती है, राजनीतिक दल किसी सरकार से हताश होते हैं, अपनी उपेक्षा महसूस करते हैं, तो वो राजभवन की तरफ देखते हैं। जनता से आपका संवाद कैसा है? देखिए, पहले तो मनोज जी मैं कहूँगा कि राजभवन को राजनीति से दूर होना चाहिए। जी, राजभवन को राजनीतिक अखाड़ा बनने का प्रयास कोई करता है तो वो ठीक नहीं है। आई एम डिटरमिन्ड टू हैव अ टोटली नॉन पॉलिटिकल अप्रोच। जी, मेरे पास किसी भी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति मिलता है, और मैं कह सकता हूँ प्रतिपक्ष के लोग मेरे से ज़्यादा मिलते हैं, उनके कार्यक्रमों को मैं 300 किलोमीटर सड़क पर जाकर भी अटेंड करता हूँ। आई एम इन टच विद देम, बट आई टेल एवरीवन, आई गो टू एवरीवन्स प्रोग्राम्स। राजभवन को पॉलिटिकल प्रिज्म से देखना किसी के लिए भी ठीक नहीं है, बट
winds of change must flow across the state. राजभवन में कोई भी आना चाहता है, मेरे पास पत्र आता है, उसी रात को तय करता हूँ, ज़्यादा समय बैठकर सामूहिक रूप से भी लोगों को मिलना, कार्यक्रम अटेंड करना, आई डू इट. कारण that is the energy. If in a brief period I have come to know so much about the state, it is only on one account कि जो लिखते हैं उनको जब पूरा पढ़ता हूँ तो मुझे पता लगता है कि वास्तविक हालात क्या हैं. जी. एंड आई एम श्योर 2020 अच्छा रहेगा. पश्चिम बंगाल विल बी नोन एज अ पीसफुल स्टेट एंड वी विल हैव अ स्टेट जो देश में कहेगा सबसे पीसफुल पोल्स के लिए यदि अगर कोई स्टेट जाना जाता है तो पश्चिम बंगाल है. और इसमें इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा सक्रियता दिखानी पड़ेगी पश्चिम बंगाल के मतदाता को, निर्भीकता दिखानी पड़ेगी पश्चिम बंगाल के मतदाता को, कमिटमेंट और डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा पश्चिम बंगाल के मतदाता को. क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर सबसे बड़ा बदलाव, स्थायी बदलाव सिर्फ मत के हिसाब से आता है. तो उस मत में यदि अगर कोई कमी हो जाएगी, कोताही हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी तो ये प्रजातंत्र को कमज़ोर करने वाला मुद्दा होगा. और मैं मानकर चलता हूँ कि पश्चिम बंगाल का मतदाता निश्चित रूप से निर्भीक तरीके से अपने विवेक के हिसाब से, अपने मनचाहे के हिसाब से अपने मत का उपयोग करेगा और शांतिपूर्ण तरीके से करेगा तो एक तस्वीर और उभरेगी, ऐसी मेरी कल्पना है. चलिए उम्मीद करते हैं कि 2020 में जो राजभवन और ममता सरकार के बीच तल्खी है वो मिटेगी. बिल्कुल मिटेगी मनोज जी. लोकतंत्र मजबूत होगा. बिल्कुल मिटेगी मनोज जी, आप मानकर चलिए. मैं प्रयासरत हूँ, मैं आसानी से प्रयास छोड़ने वाला नहीं हूँ. जी. आई विल बी पेशेंट, आई विल बी परसुएसिव. दिक्कत वहाँ आएगी जब मेरे परसुएशन को कोई कमजोरी मान लेगा. जी. मैं मानकर चलता हूँ कि मेरे परसुएशन को कमजोरी मानने का निष्कर्ष कोई न निकाले, ये मेरा सबसे आग्रह है. जी. चलिए उम्मीद करते हैं कि ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस भावना को समझेंगी और रिश्तों को मजबूत करेंगी. आप तो इतना ही कहिए कि ममता जी मुझे ममता दें. तो उम्मीद करता हूं सर 2020 में ममता बनर्जी की ममता आपको मिलेगी. आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. तो संवाद में इस बार इतना ही. मुझे दीजिए आज्ञा. नमस्कार.